बढ़ते भारत के साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड टीवी 9 मनी 9 की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। और हम हैं इस समय मुंबई में एसबीआई म्यूचुअल फंड के कार्यालय में, और हमारे साथ हैं भारतीय म्यूचुअल फंड के सबसे बड़े विशेषज्ञ, सबसे जाने पहचाने चेहरे म्यूचुअल फंड उद्योग के डीपी सिंह जी, जो कि ज्वाइंट सीईओ हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। लेकिन इससे पहले कि हम डीपी सिंह जी से अपनी चर्चा शुरू करें, आप देखिए खास वीडियो जो आपको बताएगा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ म्यूचुअल फंड की ग्रोथ स्टोरी कैसी है, और कहीं आप ये बस मिस तो नहीं कर रहे हैं। विश्व की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था, कोविड के बावजूद दुनिया को चौंकाने वाली विकास दर, स्थिर सरकार, निरंतर सुधार, रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार, विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार, विदेशी निवेशकों का भरोसा। अगर किसी निवेशक ने बीते 10 साल में अमेरिका या चीन में पूंजी लगाई होगी तो वो पछता रहा होगा, क्योंकि भारत के शेयर बाजार ने बीते 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है और विश्व की तेजी से उभरते बाजारों में शामिल हो गया है। चौंकिए नहीं, भारत की ये कहानी अब पूरी दुनिया में गूंज रही है। मगर क्या आपने इस तरक्की का फायदा लिया? आप पूछेंगे कैसे? हम तो शेयर बाजार नहीं जानते। अरे भाई, छोड़ो कल की बातें, अब तो म्यूचुअल फंड है ना। बीते 10 बरस में करीब 5 करोड़ लोगों ने भारत की तरक्की के साथ अपनी बचत को चमकाया है, अपना और अपने परिवार का भविष्य बनाया है, क्योंकि उन्होंने बचत के पुराने तरीके छोड़कर भारत की ग्रोथ पर दांव लगाया है। युवा हैं तो शुरुआत म्यूचुअल फंड में निवेश से करिए। आप सबसे सही वक्त पर सही जगह पर हैं। अगर देर से जागे हैं तो उम्र के इस पड़ाव पर अपनी बचत और निवेश को परखिए। आपके लिए अपना भविष्य सुखद बनाने के म्यूचुअल फंड में असंख्य विकल्प हैं। और अगर रिटायर्ड हैं तो अपनी बचत को निवेश करके अपने जीवन की शाम को उजला बनाइए। आइए मिलते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट से, जो कि देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। हमें पता है कि म्यूचुअल फंड सही है, और एसबीआई म्यूचुअल फंड बताएगा कि ये सही क्यों है। आइए बढ़ते हैं बढ़ते भारत के साथ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। आपने अपने लंबे कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात की होगी, मिले होंगे, जिन्होंने म्यूचुअल फंड के जरिए अपनी ज़िंदगी बदल ली। ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई कहानी आपके पास हो जो हमें बताएं आप? हमारे एक छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति थे, और ये बात मैं आज की नहीं, आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हमारा एक फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जी। उसमें वो पैसा लगा के उनका ऐसी रिटर्न बनी 10 साल के अंदर अंदर कि उन्होंने अपना एक पूरा घर बनाया, उसका नाम कॉन्ट्रा हाउस रखा। कॉन्ट्रा हाउस वो ये एक नहीं, बहुत ऐसी हैं। स्पेशली आज की डेट में तो अगर आप देखेंगे, जो व्यक्ति जिस भी किसी व्यक्ति ने पिछले 10 साल में भी अपनी यात्रा शुरू की है, तो उसकी कम से कम कंपाउंडिंग 20 से 25% की रिटर्न बन रही है। और जिन व्यक्तियों ने अभी तक यात्रा शुरू नहीं की, उनको डेफिनेटली एक स्टैगर्ड वे में यात्रा शुरू करनी चाहिए। यही वो वजह है, यही वो तरीका है जिसमें आप बढ़ते भारत के साथ अपनी बचत और निवेश का बेहतर रिटर्न ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यंग इन्वेस्टर्स की, नए निवेशकों की, जिन्होंने अभी अभी नौकरी में कदम रखा है और उनकी तनख्वाह आने वाली है। तो पहले सेशन के लिए हम चलते हैं। पहला सेशन है, जल्दी शुरू करें। ये जो नए लोग आते हैं और जिनको लगता है अभी हम म्यूचुअल फंड शुरू करें, बिल्कुल यंग लोग जिनकी आयु 20-21 साल 22 साल है और जिन्होंने अपनी नौकरी शुरू की है, वो अगर यहाँ पहला कदम रखना चाहें और पहले कदम की शुरुआत करना चाहें, तो आप अपने इतने पुराने बड़े तजुर्बे से उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? आम व्यक्ति जो पहली नौकरी ज्वाइन करता है, उसको यही रहेगा कम से कम 10% जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मंथली इनकम का। पहले दिन से मान के चलो कि मेरा 10% मेरी सैलरी मेरी है ही नहीं, ये मेरे फ्यूचर के लिए है। और जहाँ तक सवाल है कि कई जो यंग बच्चे हैं वो बोलते हैं कि अभी तो हमने नौकरी शुरू की, अभी रिटायरमेंट की बात क्यों करें।
परंतु ये जो कंपाउंडिंग का फैक्टर है, इसका मैजिक ही यही है, जितना जल्दी शुरू करोगे उतने ज़्यादा फ़ायदा पाओगे। एक व्यक्ति ने जिसने अपनी निवेश की यात्रा 30 साल में शुरू की विद द सेम अमाउंट, और दूसरे व्यक्ति ने जिसने 35 साल में शुरू की, एट द एज ऑफ 60 आपकी वैल्यू आधी होती है। जिसने 30 साल पे शुरू किया उसका डबल होता है, और 35 साल ने किया उसका आधा या 60% होता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल। सर, हमारे पास अब दर्शकों के सवाल हैं। पहला सवाल देवांश का है, ये शाहजहांपुर से हैं और उन्होंने सवाल खास तौर से आपके लिए भेजा। तो आइए देखते हैं देवांश का क्या सवाल है। उनका कहना यह है कि मैं भी पहला जॉब मैंने शुरू किया, मेरी 30,000 रुपये के आसपास सैलरी है और मुझे एक सुरक्षित स्कीम चाहिए जिसमें मैं लंबे समय के लिए निवेश कर सकूं और अपने निवेश की यात्रा शुरू कर सकूं। मुझे कौन से ऐसे फंड्स चुनने चाहिए? तो आप 30,000 में से कम 5,000 की SIP आराम से शुरू कर सकते हो, और उसमें मेरा आपका यही रहेगा, क्योंकि आप यंग हो, आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसकी आप 2 SIP करिए, एक लार्ज एंड मिड कैप में करिए और एक आप जो मल्टी एसेट में करिए। लार्ज एंड मिड कैप जो करिए वो हमेशा उसके लिए करिए जो कि आपको हमेशा 10, 20, 25 साल तक भी चलता रहे। लार्ज कैप मिड कैप दोनों का एक कॉम्बिनेशन रहेगा, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा मल्टी एसेट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कर रहे हो, परंतु बंदे की ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड आते हैं कि आपको उसमें से पैसा निकालना भी पड़ सकता है। तो उसके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन इसलिए बोलूँगा कि उसमें 35% इक्विटी भी है, उसमें डेट की सेफ्टी भी है, उसमें सिल्वर और गोल्ड भी है। तो हर तरह की आपको उसका एक बुके मिल जाएगा, तो उसमें आप पैसा लगा सकते हो। ये 2 फंड मैं रिकमेंड करूँगा आपको। दूसरा सवाल सर गीतिका का है। गीतिका शिमला से हैं। तो आइए देखते हैं ये अपने म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में क्या जानना चाहती हैं। उनकी एज 25 साल है और वो अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करना चाहती हैं। उनके दिमाग में अपने भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं हैं, तो वो बजाय अलग अलग रिटायरमेंट स्कीमों के वो चाहती हैं कि म्यूचुअल फंड से उन्हें कोई ऐसा गाइडेंस मिल जाए, कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे कि वो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर सकें। अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहती हैं तो नेचुरली आपके दिमाग में कोई आशा होगी कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, कैपिटल क्रिएट करना चाहती हैं जिसके ऊपर आप अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार सकें, या उसको कैपिटल यूज़ करके अपना कोई एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकें। तो इसलिए आपको 10% या 20% की बात मैं नहीं करूँगा, आपको ये बोलूँगा कि आप इसी टाइम से कम 25 से 40% आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। गीतिका अगर 25 साल में शुरू कर रही हैं और ये चाहती हैं कि 40 साल की उम्र में रिटायर होके अपना कुछ करें, तो इनके पास 15 साल होंगे। तो इसके लिए इनका वैल्यू और इनका टेन्योर कम है, तो वैल्यू ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह के फंड्स ले सकते हैं गीतिका अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? शी शुड स्टार्ट विद द मिड कैप फंड और सम गुड थेमेटिक फंड। अब हम चलते हैं दूसरे सत्र की तरफ। दूसरा सत्र और दूसरी कैटेगरी निवेश की ज़्यादा महत्वपूर्ण और पेचीदा है, क्योंकि यहाँ वो लोग होंगे जो अपनी आयु का एक हिस्सा पार कर चुके हैं, नौकरियों में हैं और उनके पास कुछ बचतें उपलब्ध हैं और वो बचत के अन्य विकल्पों का, सोने का, बैंक का और अलग अलग जगह निवेश का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने म्यूचुअल फंड की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें देर से हिस्सा लिया है। इनके बारे में क्या हो सकता है, इन्हें क्या करना चाहिए, इनके लिए हमारा अगला सत्र अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जिन्होंने अपनी बचत की प्रक्रिया या अपने भविष्य की चिंता, निवेश की चिंता म्यूचुअल फंड की क्रांति शुरू होने से पहले शुरू कर दी थी। बैंकों में उनकी FD, आप अपने एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं कि बैंकों में जो FD मौजूद है, उन्होंने सोने में निवेश किया, उन्होंने रियल एस्टेट में निवेश किया। इन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी कि इनकी बचतें लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में फंस गई हैं, और जब ये स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में बढ़ोतरी देखते हैं तो उनको लगता है कि ये बस हमने छोड़ दी। लेकिन ऐसा है नहीं, बस तो अभी भी है और नई बसें आ रही हैं जिनमें वो बैठ सकते हैं। कैसे ये अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं कि ये अपने मौजूदा विकल्पों के साथ म्यूचुअल फंड के में बेहतर ढंग से निवेश शुरू कर सकें? देखिए, बैंक डिपॉजिट एक विकल्प जिसको कभी आप छोड़ नहीं सकते। पूरे का पैसा कभी भी कोई व्यक्ति अपना कैपिटल मार्केट में नहीं लगा सकता। कैपिटल मार्केट एंड बैंकिंग प्रोडक्ट्स गो हैंड इन हैंड।
और स्पेशली ऐसे कोई वक्त आते हैं, साइकिल ऐसे आते हैं जिसमें बैंक एफडी का ब्याज भी अच्छा मिलता है आपको, जैसे समय हो रहा है, जैसे इस समय हो रहा है। तो ऐसे समय में कुछ पैसा एक टैक्स एफिशिएंट वे में या कुछ उस व्यक्ति के नाम पे जिसका पहला नाम उस व्यक्ति का हो जिसका इनकम टैक्स रेट बहुत कम है, तो वो पैसा लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आपको एक बार सर्टेनिटी देता है, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इन द मिडिल एज। परंतु जो हिस्सा कैपिटल मार्केट वाला है उसमें हमें देखना है कि उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसमें मेरा यही विचार रहेगा, वही अगेन जो मैंने पहले भी बोला, लार्ज एंड मिड कैप इज़ वेरी वेरी गुड कैटेगरी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं लार्ज एंड मिड कैप क्यों कह रहा हूँ, लार्ज कैप क्यों नहीं कह रहा हूँ कि लार्ज कैप का, उसमें रीज़न सिर्फ यही है कि आज की डेट में अगर हम अपने 5 साल पहले की मार्केट कैप में जाएं तो जो 50 कंपनीज का मार्केट कैप था, आज करीब करीब 200 कंपनीज का उतना मार्केट कैप है। समटाइम्स स्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टू वन कैप कैटेगरी बिकम मोर रिस्कियर। तो लार्ज एंड मिड कैप में आपका यूनिवर्स बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैं चाहूँगा एक बड़े यूनिवर्स में पैसा लगाया जाए। लोग इंडेक्स फंड में भी पैसा लगा सकते हैं, पैसे में भी एक बात होती है कि पैसे में लगा दो, वहाँ पे खर्चा कम है, तो बिल्कुल सही है, परंतु उसमें आपको चुनना पड़ेगा कौन सा, क्या आपने NSE निफ्टी चुनना है या BSE 30 चुनना है या निफ्टी नेक्स्ट 50 चुनना है, तो वो भी एक अच्छे विकल्प हैं, कुछ पैसा उसमें लगाया जा सकता है। मेरे पास एक सवाल है हैदराबाद से सुरेश बाबू का। सुरेश बाबू क्या जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर? इनका सवाल थोड़ा दिलचस्प है। इनका ये कहना है कि मेरे अपने लाइफ गोल्स हैं, मुझे अपनी दुकान बढ़ानी है, बड़ी करनी है, मुझे अपना बिजनेस बड़ा करना है, बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना है, बेटी की शादी करनी है। मैं SIP तो नहीं कराता हूँ लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूँ। मुझे म्यूचुअल फंड में से ऐसे कैसे विकल्प मिल सकते हैं जिससे कि मैं अपने लाइफ गोल्स पूरे कर सकूँ, और ये मिडिल एज्ड हैं और अपना खुद का कारोबार करते हैं। इनके लिए तो बहुत ही बढ़िया, ये SIP नहीं करते, इनको SIP ही करना चाहिए। डेली SIP, वीकली SIP, एक गोल के लिए एक SIP, दूसरे गोल के लिए दूसरी SIP। तीसरे और आखिरी सत्र में बढ़ते भारत के साथ, इस सत्र में हमारे केंद्र में होंगे रिटायरीज, पेंशनर्स या वो लोग जिनके पास बचतें उपलब्ध हैं या जिन्होंने अपने भविष्य के लिए कोई बड़े निवेश शुरुआत में नहीं किए थे, जो रिटायर्ड हैं, जो 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, 60 से प्लस लोग हैं। उनके जीवन की चुनौतियां सामान्य से थोड़ा अलग होती हैं। उन्हें एक तो एक इमरजेंसी फंड चाहिए होता है, उनके हाथ में लिक्विड पैसा चाहिए होता है जो उनके अपने इलाज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए वो रख सकें, अगर स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें हैं या यात्राओं के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए रख सकें। और दूसरा, उन्हें एक नियमित रेगुलर इनकम चाहिए होती है, क्योंकि भारत में आपको पता है बहुत सारे लोगों के पास पेंशन्स नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं और उनके पास पेंशन नहीं, तो उनको एक सिस्टमिक रेगुलर इनकम भी चाहिए होती है। और इसके साथ उनका तीसरा विकल्प होता है कि उनकी बचतों का एक हिस्सा कहीं ऐसी जगह निवेश हो जो उनकी भविष्य की पीढ़ी को, बच्चों के काम आ जाए। तो उनके मुख्यतः इन्वेस्टिंग के 3 गोल होते हैं जो इसमें जो हमें भारतीय परिवारों में मिलते हैं, आपसे बेहतर से कोई नहीं समझ सकता। म्यूचुअल फंड में इसका उनके लिए क्या विकल्प उपलब्ध है? स्पेशली आज की डेट में जो रिटायरीज हैं उनका सबसे बड़ा ये एक फ़ायदे वाली बात है कि उनके बच्चे एक बहुत बढ़िया तरीके से सेट हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, और जो उनके पास पैसा है वो सारा सस्टेनेंस के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके पास 50 लाख है, तो 50 लाख या 1 करोड़ जो भी है वो उसका सस्टेनेंस उसी में से निकालना है उसने। एक मान के चलता हूँ उसकी पेंशन नहीं है, तो नेचुरली ऐसे व्यक्ति को एक 20-25 लाख को साइड पे रख के जिसको वो पार कर सकता है इन ए फंड लाइक आर्बिट्राज फंड। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि सबसे बड़ा जो इरिटेंट होता है रिटायरीज के लिए, दे वांट, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव, बट मोर रेलेवेंट फॉर रिटायरीज कि उनको जो भी रिटर्न है बड़ी टैक्स एफिशिएंट वे में है, उनका टैक्स आउटफ्लो कम से कम होना चाहिए। वो पैसा जो आपको पास 2 साल से ऊपर वाला है उसको एक हाइब्रिड फंड में, जैसे मल्टी एसेट फंड की बात की या इक्विटी सेविंग फंड की बात की, जहाँ पे 25, 30, 35% इक्विटी में रहता है, रिमेनिंग 60 से 70% जो है वो आपका, और क्योंकि उसमें भी टैक्स एफिशिएंसी है, कैपिटल गेन के तौर पे आता है, कोई TDS नहीं होता है, और 2 साल के बाद गेन के ऊपर से 12.5% टैक्स लगेगा। परंतु उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 साल से पहले लेंगे तो मार्जिनल टैक्स में आ जाएगा। तो जनरली मैं ये मान के चलता हूँ कि रिटायरीज द बिगर निश विल बी इन 20 to 30%। और तीसरी कैटेगरी आ गई जिनके पास पैसा है लेगेसी के लिए, जो आपने बोला अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखना है, वो पैसा पक्के तौर पे पूरे का पूरा इक्विटी फंड्स में होना चाहिए।
तो आइए पूछते हैं डीपी सिंह जी से वसुधा जी का सवाल। वसुधा जी भोपाल से हैं, टीचर हैं और रिटायर हो गई हैं, उनके पास पेंशन, उनके पास पैसा आ रहा है, लेकिन उन्हें नियमित इनकम के लिए म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करना है। वो कुछ ऐसा चाहती हैं जिससे कि उनकी पेंशन पर्याप्त नहीं है और उन्हें अतिरिक्त इनकम प्रति महीने चाहिए। म्यूचुअल फंड उनको कैसे मदद करेगा? सबसे बढ़िया हमारे पास एक विकल्प है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, SWP। ये सबसे बढ़िया टैक्स एफिशिएंट वे है और हर तरह जैसे पेंशन आती है उसी तरह पहली तारीख को या जो भी तिथि आप मानते हो उस डेट को आपके अकाउंट में पैसा चला जाता है। इट्स अ वंडरफुल वे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल आर डूइंग इट। आई थिंक ये तो एक वंडर ही है जिस हिसाब से इसका अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स एफिशिएंसी बनती है। आखिरी सवाल, और ये विपिन जी का सवाल। इनका सवाल ये है कि इन्होंने सुना है कि म्यूचुअल फंड से केवल स्टॉक मार्केट में डेट में पैसा ही नहीं लगाया जाता, सोने चांदी में भी निवेश किया जा सकता है। और ये उस परंपरा से आते हैं जिसमें इनको लगता है कि इन्हें सोने चांदी में निवेश करना चाहिए और आजकल गोल्ड के प्राइसेस भी अप हैं, गोल्ड ने अच्छा रिटर्न भी दिया है। म्यूचुअल फंड के जरिए अगर कोई गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना चाहे तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं? इसमें दो हैं जी। एक तो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के फंड होते हैं जिसको फंड फंड भी बोलते हैं। ETF होता है, ETF का फंड फंड भी होता है। तो उसमें पैसा सीधा आप अगर गोल्ड फंड में लगाओ तो आपको सोने के बराबर की रिटर्न मिलेगी। इसी तरह सिल्वर में भी है, सिल्वर ETF भी है, सिल्वर फंड भी है। अगर आप डीमैट के जरिए करना चाहते हो तो आप ETF में कर लो। और इसके अलावा अगर हम एक बुके के तौर पे जिसमें मैं इक्विटी भी चाहिए, जिसमें मेरे को डेट भी चाहिए, जिसमें सिल्वर भी होगा, गोल्ड भी होगा और फंड मैनेजर कॉल लेगा कि किसी टाइम पे किस चीज़ की, किस कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, उस तरह से वो प्रतिशत चेंज करते रहते हैं। तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। उसमें इक्विटी एसेट्स आर देयर, डेट एसेट्स आर देयर, सिल्वर इज़ देयर, गोल्ड इज़ देयर। ये चारों चीज़ें उसमें होती हैं। कमोडिटी ओनली के बजाय मल्टी एसेट ज़्यादा बेहतर विकल्प है और ज़्यादा बेहतर रिटर्न। सर, हम अक्सर सुनते आए थे कि म्यूचुअल फंड सही है। आज हमें पता चला कि म्यूचुअल फंड सिर्फ सही नहीं है, सभी के लिए सही है, सबके लिए सही है। SBI म्यूचुअल फंड और TV9 मनी 9 की इस विशेष प्रस्तुति में अभी यहीं तक। सिंह साहब इस कार्यक्रम में आने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए और पूरे देश भर से आए सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सवाल बहुत सारे थे पर समय हमारे पास सीमित था। अगली किसी कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे और DP सिंह जी से फिर विस्तार से चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड के निवेश की बारीक तौर तरीकों पर, जिससे कि आप अपनी बचत का बेहतर रिटर्न कर सकें और बढ़ते भारत के साथ आपकी बचत भी बढ़ती रहे। इस कार्यक्रम में SBI के मुख्यालय से मुझे इजाजत दीजिए। हम मिलते हैं फिर किसी अन्य कार्यक्रम में। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।